वेलकम टू द डोमिनेंट क्लासेस। गाइस, आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12 के फर्स्ट लेसन ए गर्ल विथ अ बास्केट की, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा इजी शब्दों में आपको समझा सकूं। तो चलिए हम पहले पैसेज की तरफ चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं, देखते हैं पहला लेसन जो है। I had left New Delhi for the Himalayas. I had left New Delhi for the Himalayas. यानी कि मैंने नई दिल्ली को छोड़ दिया, किसके लिए? हिमालय के लिए। I was going as far as बरेली by train. यानी कि मैं जा रहा था, मैं बरेली तक की दूरी तय कर रहा था, किससे? ट्रेन से। एंड देन, और फिर बाई कार टू रानीखेत, और कार से रानीखेत तक। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल, एक पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन ऑन अ 6000 फुट रिड्स। रिड्स का मतलब होता है चोटी या टीला। रिड्स का मतलब चोटी या टीला, यानी कि कह रहा है ऑन अ 6000 फुट रिड्स अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है विस्तार। स्ट्रेच का मतलब होता है विस्तार या फैलाव। ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। स्नो कैप्ड का मतलब बर्फ, ठीक है। स्नो कैप्ड का मतलब होता है बर्फ से ढका। बर्फ से ढका जो होता है उसको स्नो कैप्ड कहते हैं। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिड्स अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। इसकी पूरी हिंदी हम बताते हैं आपको। एक पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन जो 6000 फीट की चोटी पर स्थित 120 मील लंबे बर्फ से ढके हिमालय के सामने था। गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द ट्रेन वाज स्लो। ट्रेन क्या था? ट्रेन धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। यानी कि ट्रेन जो थी, जो चल रही थी, अभी वो जब बरेली तक जा रहे थे तभी वो अपनी बात कह रहे हैं कि मतलब जो ट्रेन थी वो क्या थी, वो धीमे चल रही थी। और उसके बाद फिर मतलब वो क्या कर रहे थे, वो ट्रेन जो थी वो सभी स्टेशनों पर क्या कर रही थी? रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, यानी कि प्रत्येक बार ट्रेन रुकती। प्रत्येक बार जब ट्रेन रुकती। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब होता है डिब्बा या बोगी भी कह सकते हैं। यानी कि प्रत्येक बार जब ट्रेन रुकती तब मैं अपने डिब्बे का दरवाजा खोलकर एंड वॉक द प्लेटफॉर्म पर टहलने उतर जाता था। ठीक है। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। प्रत्येक बार ट्रेन रुकती, यानी कि हर स्टेशन जब ट्रेन रुक रही थी तब मैं अपने डिब्बे का दरवाजा खोलकर प्लेटफॉर्म पर टहलने उतर जाता था। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहे हैं। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड, यानी कि प्लेटफॉर्म जो था वो पैक्ड था। किससे पैक्ड था? विथ, ठीक है। पैक का मतलब वहां पे बहुत सारे लोग थे। उसके कहने का सेंस ये है कि वहां पे बहुत सारे लोग थे। प्लेटफॉर्म पर हर तरह के लोग थे। कौन कौन से लोग थे? विथ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोग थे। कौन कौन से थे? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पॉटर्स, बेगर्स, हॉकर्स। यानी कि उसके कहने का सेंस ये है, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल। प्लेटफॉर्म पर हर तरह के लोग थे। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, सामान उठाने वाले, भिखारी, सामान बेचने वाले। यानी कि सिख को हम सिख कहेंगे, मुस्लिम को मुस्लिम कहेंगे, हिंदू को हिंदूज कहेंगे, सोल्जर्स का मतलब होता है सिपाही, मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, और पॉर्टर्स का मतलब होता है सामान उठाने वाले लोग, जो कुली तरह के लोग जो होते हैं उसी को कहते हैं पॉर्टर्स। बेगर्स का मतलब होता है भिखारी। हॉकर्स का मतलब होता है सामान बेचने वाले, यानी कि जो सामान बेचते हैं सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं? हॉकर्स कहते हैं। तो इसको हिंदी फिर से एक बार समझ लेते हैं। यानी कि कह रहा है द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पॉर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। यानी कि प्लेटफॉर्म पर हर तरह के लोग थे। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, सामान उठाने वाले, भिखारी, सामान बेचने वाले। इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पांव, यानी कि वो कह रहा है लगभग हर कोई नंगे पैर था। लगभग हर कोई नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और ढीले सफेद कपड़ों में थे।
और वहां पे जितने भी लोग थे वो कैसे थे, ड्रेस्ड इन लूज, लूज का मतलब ढीला, ठीक है, ड्रेस का मतलब वस्त्र, सॉरी ड्रेस का मतलब होता है कपड़े और जो पहने हुए थे, और गारमेंट्स का मतलब होता है वस्त्र या कपड़े भी कह सकते हो। तो कह रहा है कि लगभग हर कोई नंगे पैर था और ढीले सफेद कपड़ों में थे वहां पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, यानी कि कह रहा है मुझे एक अंग्रेजी में बातचीत करने वाले को ढूंढने से पहले कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था, ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे एक अंग्रेजी में बातचीत करने वाले को ढूंढने से पहले कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था। अच्छा, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि विलियम सी डगलस तो वो तो भाई बाहर के थे, वहां के इंडियन तो वो थे नहीं, अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है, इसलिए उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो इसलिए वो इंग्लिश में बात करने के लिए, जो इंग्लिश में बात कर सके उसे ढूंढने के लिए उन्हें कम से कम 3 लोगों से पूछते थे, तब जाके कहीं उन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने वाला कोई व्यक्ति मिलता था। चलिए गाइस, फिर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि इतना समझ में आया। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, यानी कि वो कह रहे हैं हम सांसारिक मामलों के, हम सांसारिक, ठीक है, यहां पे जो कह रहा है कि वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर का मतलब होता है सांसारिक मामला, ठीक है, दुनिया भर की जो खबरें होती हैं, जो दुनिया भर की जो बात होती है उसको कहते हैं वर्ल्ड अफेयर्स का मतलब सांसारिक मामला, यानी वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, यानी कि कह रहे हैं कि हम सांसारिक मामलों के प्रत्येक प्रमुख विषय पर तथा प्रतिदिन के समाचारों पर बात करते थे, यानी कि वो जिससे मिलते थे, जिससे वो करते थे, तो वो क्या करते थे कि सांसारिक मामलों के प्रत्येक प्रमुख विषयों पर, मेजर का मतलब होता है प्रमुख, ठीक है, तो प्रमुख विषयों पर तथा प्रतिदिन के समाचारों पर बात करते थे। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहे हैं, इन दिस वे, यानी कि इस प्रकार, इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, यानी कि इस प्रकार मैं देश के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, ठीक है, या फिर देश भी कह सकते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, यानी कि कह रहा है मैं इस प्रकार से देश के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और सरकारी व्यवहार तथा खबरों के विरुद्ध विचारों को परखता था, यानी कि कह रहे हैं और सरकारी व्यवहार तथा खबरों के विरुद्ध विचारों को परखता था। ओपिनियन का मतलब होता है विचार, ठीक है गाइस, यहाँ पे जो ओपिनियन यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है विचार। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, और एटीट्यूड्स, ऑफिशियल एटीट्यूड्स का मतलब होता है सरकारी व्यवहार, ऑफिशियल एटीट्यूड्स का मतलब होता है सरकारी व्यवहार। गाइस, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, यानी कि कह रहा है यह मार्ग भारत के कृषि क्षेत्रों में सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। एग्रीकल्चरल का मतलब होता है कृषि, एरियाज का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि यह मार्ग भारत के कृषि क्षेत्रों में सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। तो चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है कि दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था, यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था 1000 फीट एबव सी लेवल, यानी कि क्या कह रहा है जो समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, जो समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन वो क्या था, गर्म था, किंतु वो गर्म था। बट का मतलब लेकिन या किंतु दोनों कह सकते हैं, किंतु वो गर्म था, ठीक है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है गर्म, ठीक है, या उष्ण कटिबंधी, क्या कह सकते हैं इसको, उष्ण कटिबंधी, ठीक है। चलिए, जो उष्ण कटिबंधी होता है उसी को हम गर्म एरिया कहते हैं, इसीलिए इसको मैंने गर्म का नाम दे दिया, ठीक है। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, यानी कि ये कह रहा है कि ये समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, किंतु गर्म था। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द गंगा, देखिए क्या कह रहा है, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, स्वॉलन विथ फ्लड वाटर्स, ठीक है, स्वॉलन विथ फ्लड वाटर्स, यानी कि कह रहा है गंगा भूरी मिट्टी से भरी हुई बाढ़ के पानी से उमड़ी हुई थी। गंगा नदी जो थी
ठीक है, वो भूरी मिट्टी से या भूरी रेत, यानी कि ये जो ब्राउन, ब्राउन का मतलब भूरा, और सिल्ट, सिल्ट का मतलब होता है रेत या मिट्टी, ठीक है, और स्वॉलन, स्वॉलन का मतलब होता है बढ़ा हुआ या फूला हुआ भी कह सकते हैं, और फ्लड, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, ठीक है। तो द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वॉलन विथ फ्लड वाटर्स, यानी कि कह रहा है गंगा नदी भूरी मिट्टी से भरी हुई, ठीक है, बाढ़ के पानी से उमड़ी हुई थी। उसके बाद क्या कह रहा है, इट्स ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, इट्स ओवरफ्लो, ठीक है, इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, यानी कि कह रहा है इसके बहाव ने हजारों एकड़ धानों को डुबा रखा था, ठीक है, इसके बहाव ने हजारों एकड़ धानों को डुबा रखा था। क्लियर, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब बहाव, ठीक है, इसके बहाव ने हजारों एकड़ धानों को डुबा रखा था। उसके बाद क्या कह रहा है यहां पे देखिए, टू द नॉर्थ, टू द नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, ठीक है, उत्तर दिशा। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, यानी कि इसके उत्तर में क्या थे, जंगल थे, इसके उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ग्रेट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है फैलाव, यानी कि ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ठीक है, हायर देन ए मैन सेड, जिसमें मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी, जिसमें मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी, यानी कि फिर से सुन लीजिए, टू द नॉर्थ वर जंगल्स, यानी कि नॉर्थ, उत्तर में क्या थे, जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है फैलाव, मैंने भी बताया आपको, ग्रास का मतलब घास, हायर का मतलब ऊंचा ऊंचा, ठीक है, और मैंस का मतलब, मैंस हेड का मतलब कि मनुष्य के सिर से ऊंचा, यानी कि ये कह रहा है इसके उत्तर में जंगल थे, इसके उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा घास मतलब फैले हुए थे। हायर देन ए मैन सेड, और वो घास कैसे थे, मनुष्य के सिर से ऊंचे ऊंचे थे, ठीक है। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है यहाँ पे सिवाय, ठीक है, फॉर एन ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब होता है संयोग से, ठीक है। क्लम्प, क्लम्प ऑफ ट्रीज का मतलब होता है पेड़ों का झुरमुट, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प्स ऑफ ट्रीज, यानी कि कह रहा है और कहीं कहीं संयोग से पेड़ों तथा झाड़ियों के झुरमुट थे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, द होम ऑफ टाइगर, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबराज, टाइगर का मतलब चीता, ठीक है, एलिफेंट का मतलब हाथी, पाइथन का मतलब अजगर, और कोबराज का मतलब जहरीले सर्प, ठीक है, या सांप, यानी कि वो कह रहा है द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, ठीक है, जिनमें चीते, हाथी, अजगर और जहरीले सांपों के घर थे, यानी कि उस बड़े बड़े जो मैंस हेड, यानी कि मनुष्यों के सिर से ऊंचे ऊंचे जो घास के वो जंगल थे, उसमें मतलब कौन कौन रहते थे, इनके, इन सारे जानवरों के क्या थे, घर थे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन, ठीक है, हॉरिजॉन का मतलब होता है क्षितिज, ठीक है, और इल्स का मतलब होता है अन्य, ठीक है, इल्स का मतलब अन्य। फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है समतल, ठीक है, और लैंड का मतलब होता है जमीन या धरती। तो यानी कि इसको कह रहे हैं एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉरिजॉन, ठीक है, हर जगहों पर समतल धरती आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है, हर जगहों पर समतल धरती आसमान को छूती हुई दिखाई देती थी। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेकर्ड बनियान ट्रीज, ठीक है, आर बाय रोज ऑफ पार्कर ट्रीज, यानी कि वो कह रहा है, ठीक है, डॉटेड, डॉटेड का मतलब होता है यहां पे छितराया हुआ, ठीक है, डॉटेड का मतलब छितराया हुआ। उसके बाद फिर देखिए यहां पे एक शब्द आया है, ठीक है, सेकड़, सेकड़ का मतलब होता है पवित्र या धार्मिक। जो बनियान, बनियान का मतलब होता है बरगद, बरगद का पेड़, उसको हम लोग क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेकड़ का यूज कर दिया गया है, ठीक है। सेकड़ बनियान ट्रीज आर बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, पाकर ट्रीज का मतलब एक नाउन है, पाकर, पाकर का पेड़ होता है एक, ठीक है, उसी को बताया उसका नाम लेके, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं इसकी पूरी हिंदी, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेकर्ड बनियान ट्री आर बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, यानी कि कह रहा है किंतु कहीं कहीं बरगद के पेड़ों पर, किंतु कहीं कहीं बरगद के पेड़ों पर छितराए हुए पाकड़ के पेड़ों की कतारें थीं, ठीक है, रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, रोज, रोज का मतलब लाइनें या कतारें भी कह सकते हैं, ठीक है, किंतु कहीं कहीं बरगद के पेड़ों पर छितराया हुआ पाकड़ के पेड़ों की कतारें थीं। गाइस इतना समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद देखिए उसका शेप कैसा था, शेप्ड लाइक इल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड, ठीक है, ट्रंक्स, यानी कि वो कह रहा है शेप्ड लाइक इल्म्स
एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, यानी कि वो कह रहा है जिसका आकार मोटे मुड़े हुए तनों वाले वृक्षों के समान था। जिनका आकार जो था, ठीक है, उनका आकार कैसा था? मोटे मुड़े हुए तनों वाले वृक्षों के समान था। ठीक है। इल्म्स, ये जो इल्म्स यहाँ पे दिया हुआ है ELMS, इसका मतलब होता है एक जंगली पेड़, एक जंगली पेड़, या फिर ये भी कह सकते हो मोटा मुड़ा हुआ पेड़। ठीक है। और ट्विस्टेड का मतलब होता है यहाँ पे मुड़ा हुआ, और ट्रंक्स का मतलब यहाँ पे जो यूज किया गया है वो है तना। ठीक है, जो पेड़ों के तने होते हैं वो, उसकी बात कर रहा है। तो फिर से एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं। ठीक है। शेप्ड लाइक इल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, यानी कि कह रहा है जिनका आकार मोटे मुड़े हुए तनों वाले वृक्षों के समान था। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। हॉट हमीड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण की ओर से गर्म नम युक्त हवा चल रही थी। दक्षिण की ओर से गर्म, ठीक है, नम युक्त हवा चल रही थी। क्लियर हो गया। हमीड का मतलब होता है नम युक्त या नमी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्या हो रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? monkeys some of them mothers with babies clinging to them, यानी कि वो कह रहे हैं बंदर और कुछ उनके मादा बंदर जिनसे उनके बच्चे चिपके हुए थे। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं बंदर और कुछ उनके मादा बंदर जिनसे उनके बच्चे क्या हुए थे? चिपके हुए थे। ठीक है। मंकीज आर सम देम मदर्स विथ बेबीज का मतलब बच्चे, और क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपकना, यानी कि जो मादा बंदर थे उनसे उनके बच्चे क्या थे? चिपके हुए थे। एंड और राइडिंग अंडरनीथ, यानी कि पेड़ों के नीचे वो क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। ठीक है, पेड़ों के नीचे घूम रहे थे। स्वंग ऑफ, उछल कूद कर रहे थे। ठीक है, उछलते थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, एट द स्टेशन, यानी कि स्टेशन पर वो क्या कर रहे थे? उछल कूद कर रहे थे उस बनियान ट्री, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे वो उछल कूद कर रहे थे। विथ बेबीज सॉरी, यहां पे थे हम। ठीक है। ट्रीज एट द स्टेशन, यानी स्टेशन पर वो क्या कर रहे थे? उछल कूद कर रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, किस लिए वो उछल कूद कर रहे थे? यानी कि भोजन की तलाश में। लुकिंग फॉर फूड, यानी भोजन की तलाश में वो क्या कर रहे थे? उस बरगद के पेड़ के नीचे वो स्टेशन पे उछल कूद कर रहे थे। एक बार फिर से मैं अपने शब्दों में बता दे रहा हूं, आप लोग अच्छे समझ लीजिए इसको। क्या कह रहा है? मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। ठीक है। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, यानी कि कह रहा है बंदर और कुछ उनके मादा बंदर जिनसे उनके बच्चे चिपके हुए थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे? राइडिंग अंडरनीथ, यानी कि पेड़ के नीचे, उस बनियान ट्री के नीचे, ठीक है, टहल रहे थे और उसके नीचे थे। और स्वंग ऑफ, उछल कूद कर रहे थे। ठीक है। ट्रीज एट द स्टेशन, जो मतलब स्टेशन पर वो बनियान ट्री था उसी पर। लुकिंग फॉर फूड, और किस लिए वहां पे वो उछल कूद कर रहे थे? भोजन की तलाश में। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि द विलेजेस वी पास, यानी कि जिन गांवों से हम गुजरे हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स विथ वाटर एंड काउ डंग्स। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है जिन गांवों से हम गुजरे उनकी दीवारें, उनकी जो वॉल थी यानी कि दीवारें थी, पानी तथा गोबर मिली हुई मिट्टी की बनी थी। ठीक है, काउ डंग्स का मतलब होता है गोबर। ठीक है, और वाटर का मतलब पानी। ठीक है, मड का मतलब मिट्टी, यानी कि कह रहा है द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग, यानी कि कह रहा है जिन गांवों से हम गुजरे उनकी दीवारें पानी तथा गोबर से मिली हुई मिट्टी की बनी थी। क्लियर हो गया गाइज। आगे देखिए क्या कह रहा है कि देयर पैक्ड रूफ्स वर टैच्ड, यानी कि वो कह रहा है कि देयर, ठीक है, पैक्ड रूफ्स वर टैच्ड, यानी कि वो कह रहा है उनकी नुकीली छतों पर, ठीक है, बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बंबू पोल्स, यानी कि उनकी नुकीली छतों पर छप्पर पड़े हुए थे और घास के, ठीक है, और घास के गट्ठर उन बांसों से बंधे हुए थे। ठीक है, और घास के जो गट्ठर थे
बांसों से, पोल्स यानी कि बंबू पोल्स का मतलब बांस, ठीक है, उस बांसों से बंधे हुए थे। टाइट का मतलब बंधा हुआ। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, स्ट्रेचेज अक्रॉस द राफ्टर्स, ठीक है, जो ढालदार बल्लियों के ढांचे पर फैले हुए थे, जो धारदार बल्लियों के ढांचे पर फैले हुए थे। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। वैसे आपको बता देते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देयर पिक्ड रूफ्स। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, रूफ का मतलब होता है छत, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रास द बम्बू पोल्स, स्ट्रेच का मतलब फैला हुआ, ठीक है। एक क्रॉस द राफ्टर्स, राफ्टर्स का मतलब होता है कड़ियाँ, ठीक है, कड़ी जो बांस बंधा हुआ था, जो उसके वो सब थे जो बंधा हुआ रहता है, जो एक एक कड़ी होती है, उसी को कह रहा है राफ्टर, ठीक है, कड़ी। यानी कि फिर से एक बार इसको सुन लीजिए, यहाँ से सॉरी, यहाँ से लेके देयर से लेके राफ्टर्स तक एक बार हिंदी फिर से सुन लीजिए। उनकी नुकीली छतों पर छप्पर पड़े हुए थे और घास के गट्ठर उन बांसों से बंधे हुए थे जो ढालदार बल्लियों के ढांचे पर फैले हुए थे। आगे देखिए गाइस, दैट डे द पम्पकिन वीनस दैट ग्रीव ओवर देम वर इन ब्लूम, ठीक है, ट्रायलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल्स। यानी कि कह रहा है कि छप्परों पर फैली हुई कद्दू की, छप्परों पर फैली हुई कद्दू की, पंपकिन, पंपकिन का मतलब होता है कद्दू, ठीक है, और वीनस का मतलब होता है लताओं, ठीक है, जो लता होती हैं पेड़ों की उसी को कहते हैं वीनस। यानी कि इसको लताओं भी कह सकते हैं और बेल भी कह सकते हैं। तो दैट डे द पंपकिन वीनस दैट ग्रीव ओवर देम, यानी कि कह रहा है कि छप्परों पर फैली हुई कद्दू की बेलों पर उस दिन फूल खिले हुए थे। उस दिन क्या खिले हुए थे, फूल खिले हुए थे, वर इन ब्लूम, ठीक है, यानी कि फूल खिले हुए थे, ठीक है। ट्रायलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल्स, और मटमैली मोटी दीवारों पर लटकी हुई पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जैसी लग रही थी। यानी कि जो वो फूल खिले हुए थे वो कैसी लग रही थी, मटमैली मोटी दीवारों पर, मटमैली मोटी दीवारों पर लटकी हुई पीले रंग की, ठीक है, येलो ओवर ड्रैप वॉल्स, ठीक है। ड्रैप का मतलब एकाकार, ड्रैप का मतलब होता है एकाकार, ठीक है, और ट्रायलिंग का मतलब होता है पिछला, ठीक है, और स्ट्रिक्स का मतलब होता है, जो यहाँ पे स्ट्रिक्स है उसका मतलब होता है क्या, धारियां या रेखा, ठीक है, धारियां भी कह सकते हैं और रेखा भी कह सकते हैं। इसीलिए अब इस यहां से लेके यहां तक को हम पूरा एक शब्दों में बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया था, हम इसी शब्दों में बता दे रहे हैं, आप उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है छप्परों पर, यानी कि जो छप्पर था, छप्पर की बात कर रहा था यहाँ पे पिछली वाली लाइन में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक छप्पर की बात कर रहा था कि वो कैसे थे। उसके बाद से यहाँ बता रहा है कि छप्परों पर कद्दू की बेलों पर, ठीक है, कद्दू की लताओं पर या बेलों पर भी कह सकते हो, लताओं को बेलों भी कहते हैं, ठीक है, कद्दू की लताओं पर उस दिन फूल खिले हुए थे और मटमैली मोटी दीवारों पर, और मोटी दीवारों पर लटकी हुई पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जैसी लग रही थी वो, ठीक है, वो कैसी दिख रही थी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जैसी लग रही थी या दिख रही थी। क्लियर है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइज वीडियोस काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए आज बस इतना ही, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 हम लेके फिर बहुत जल्दी आपके सामने आते हैं, और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए गाइज हैव ए नाइस टाइम, गुड डे। और गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अच्छी लगे तो आपको जो भी वीडियोस चाहिए या फिर जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सबसे पहले प्रायोरिटी हम आपको वही देंगे और आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव ए नाइस टाइम।